हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेम लाइट। तो आज हम लोग नीट 2025 के फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि नीट 2025 में आ सकते हैं। तो हम लोग जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अलग अलग तरीके के वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपके नंबर फुल में फुल आए। ठीक है, तो सब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ L2O3 इज -60-70 किलो। Calculate the enthalpy change for the reaction 4Al plus 3O2 forming the 2 moles of L2O3। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेल्टा एच नॉट का फॉर्मेशन होता क्या है। केवल एक मोल के फॉर्मेशन के लिए होता है। एक मोल L2O3 बनने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ L2O3 एल्यूमिना। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2Al प्लस O2 फॉर्मिंग द 1 मोल ऑफ L2O3। ठीक है, यहाँ पे 3 मोल्स क्या है, O2 है। यहाँ पे 3/2 मोल्स ऑफ क्या होगा, O2 यूज होगा, जिससे यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो क्या आएगी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दैट इज -60-70 किलो जूल। अब क्या है, हमें 2 मोल L2O3 बनाना है, उसके लिए इंथैल्पी चेंज बतानी है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4Al प्लस 3O2 फॉर्मिंग द 2 मोल्स ऑफ L2O3। ठीक है, जो रिएक्शन क्वेश्चन में दिया गया है वही बता दिया। तो यहाँ पे डेल्टा एच नॉट एफ नहीं लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एच, क्योंकि वो स्टैंडर्ड था, केवल 1 मोल के लिए था। यहाँ पे 2 मोल है तो हम लोग केवल क्या लिखेंगे, डेल्टा एच नॉट। तो इंथैल्पी चेंज यहाँ पे इस केस में डेल्टा एच नॉट कितना आ जाएगा, -2 × 60-70 दैट इज -3340 किलो जूल। ठीक है, यही क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, केवल आपको कैलकुलेशन करना था, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है? इसी तरीके से मैं इजी क्वेश्चन लाया हूँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप लोग कर लेंगे, नहीं पता रहेगा तो आपके सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिस्टम डज 100 जूल ऑफ वर्क ऑन बाय एब्जॉर्बिंग 150 जूल ऑफ हीट, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता क्या है, क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब क्या है, हमको क्या बताना है, डेल्टा ई। ठीक है, तो डेल्टा ई क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या है, एब्जॉर्बिंग हीट। ठीक है, तो एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ, प्लस 150 जूल ऑफ हीट। केमिस्ट्री में क्या होता है, एब्जॉर्ब का प्लस होता है। क्या, डज 100 जूल ऑफ वर्क ऑन सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग पे वर्क हो रहा है तो निगेटिव वर्क होगा, सिस्टम पे वर्क होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। दैट मीन्स डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, -100 जूल। ठीक है, डेल्टा क्या हो जाएगा, क्यू 150 -100 दैट मीन्स 50 जूल। तो डेल्टा ई दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज 50 जूल। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए है, फिजिक्स के लिए जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कौन सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देखिए, यहाँ पे डेल्टा ई लिखा गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, डेल्टा ई। दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। ये क्या है, चेंज इन आई दैट इज इंटरनल एनर्जी, क्यू क्या है, हीट है, डब्ल्यू क्या है, वर्क है। ठीक है, अब क्या है, पहला क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता क्या है, डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जीरो होता है। उस केस में क्या हो जाता है, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एन जी आर टी। या तो हम लोग लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। क्या लिखेंगे हम लोग, एन आर डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू जीरो आ रही है, दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर सेम है। तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो आ जाएगी, जिस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जीरो इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू दैट मीन्स क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। पहला क्या है, पहला इक्वेशन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, साइक्लिक प्रोसेस, बी, साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में भी क्या होता है, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है उसमें भी जीरो होता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू होता है।
दैट मीन्स ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट है। क्या है, एक्सपेंशन ऑफ गैस इनटू वैक्यूम। अब देखिए, अगर हम लोग किसी भी गैस का एक्सपेंशन वैक्यूम में कराते हैं, उस केस में हमारा ये जो वर्क डन होता है जीरो होता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, वो जीरो होता है। वैक्यूम में प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि वर्क क्या होता है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो अगर पी एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा तो पी एक्स जीरो इंटू डेल्टा वी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, दैट मीन्स जीरो, क्योंकि वैक्यूम दिया गया है, वैक्यूम का प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इस केस में हमारा क्या आना चाहिए, डेल्टा यू इक्वल्स टू यू, दैट मीन्स ऑप्शन सी भी क्या है, करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, तीनों हमारे करेक्ट हो गए, दैट मीन्स ऑप्शन डी तो सही होगा ही, क्योंकि डज नॉट करेक्टली मैच क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी। लेकिन हम लोग इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इसमें सिस्टम न तो हीट लेता है ना देता है, दैट मीन्स क्यू इस केस में क्या होता है, जीरो होता है। अगर क्यू जीरो हो गया इस केस में, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगी। और यहाँ पे क्या दिया गया है, ये डेल्टा यू ही है, डब्ल्यू नहीं है, वी नहीं है। डेल्टा इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, तो माइनस डब्ल्यू नहीं प्लस डब्ल्यू होना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आप लोग डज नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट ये सब को ध्यान से पढ़ा करिए, इससे सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन n equals to 6 लेवल, हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए एक फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन एटम के केस में, एन, n-1 डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, एन की वैल्यू अगर 6 दी गई है तो केवल हमको वैल्यू पुट करना है, 6 × 6 - 1 डिवाइडेड बाई टू, 3, 3 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, इस केस में क्या आ गया आंसर हमारा, 15 आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन आई ई इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पूछा, आयनेशन एनर्जी ऑफ एच ई प्लस। देखिए, आयनेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड एज आयनेशन एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। तो अब अगर हम लोग एच प्लस के लिए निकालेंगे एनर्जी, आई, तो फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, एन की वैल्यू तो फर्स्ट सेल की है, क्योंकि आयनेशन एनर्जी क्या दिया गया है, हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या बताएंगे, एन की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में होगा। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से हमको निकालना है। ठीक है, अब जेड क्या होता है, हीलियम के केस में क्या होती है, जेड की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, और ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, जो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में होता है वही ई नॉट की वैल्यू होती है, दैट मीन्स 13.6 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 15.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। अब इसी तरीके से यहाँ पे लिथियम 2 प्लस के लिए पूछ लेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या लिख लेंगे, जेड की वैल्यू 3 लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, S3ESO3। तो इसका क्या होता है, S3ESO3 दैट इज कॉल्ड एज आर्सेनिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, आर्सेनिक एसिड, ऑर्सेनस एसिड। ठीक है, तो क्या दिया गया है, 0.01 इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्सेनस एसिड विल न्यूट्रलाइज हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, क्योंकि अब देखिए ऑर्सेनस एसिड क्या एसिड है, और पूछा NaOH, NaOH क्या होता है, बेस, तो हम लोग को न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग S3ESO3 प्लस I2 प्लस H2O फॉर्मिंग द S3ESO4 प्लस 2HI। तो इस केस में ASO3 के केस में यहाँ पे आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। ठीक है, और इस केस में क्या है, +5 है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है यहाँ पे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज इक्वल्स टू 2। चेंज कितने का आ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑर्सेनिक एसिड ऑफ
H3AsO3 that is equals to molecular weight upon n factor. n factor क्या है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज 2। और ऑर्सिनस एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 126। तो 126 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 63। अब क्या है? इक्विवेलेंट वेट आ गया 63। दैट मीन्स अगर वन इक्विवेलेंट, अगर हम लोग ले वन इक्विवेलेंट ऑफ H3AsO3 दैट इक्वल्स टू 63 ग्राम ऑफ H3AsO3। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग को करना क्या है? 0.01 इक्विवेलेंट। तो 0.01 इक्विवेलेंट ऑफ H3AO3 का मतलब क्या हो गया? 63 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन 0.63 ग्राम ऑफ H3AsO3। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि कितना ग्राम H3AsO3 चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि NaOH के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या रिएक्शन होगा? H3AsO3 react with 2 moles of NaOH to form the Na2HASO3 प्लस 2 moles of H2O। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका एक मोल NaOH के 2 मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। दैट मीन्स इसके एक मोल में कितना होगा? 126 ग्राम होगा। और NaOH के 2 मोल में कितना ग्राम होना चाहिए? एक मोल में 40 ग्राम होता है, तो 2 मोल में क्या होगा? 2 इंटू 40 दैट इज इक्वल्स टू 80 ग्राम। तो इसका 126 ग्राम H3AsO3 रिएक्ट विथ 80 ग्राम ऑफ NaOH। तो इसका 0.63 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा? दैट इज 80 अपॉन 126 मल्टीप्लाइड बाई 0.63। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? इसको अगर हम लोग 63 डिवाइडेड बाई 100 कर दें तो 2। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए? 0.01 इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्सिनस एसिड विल न्यूट्रलाइज हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH? दैट इज 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। अगर इक्विवेलेंट पूछ लेता तो उसी तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट भी बता देंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, स्टार क्वेश्चन है ये बिल्कुल आ सकता है नीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? At 300 Kelvin, when a solute is added to a solvent, its vapor pressure over the mercury reduces from 50 mm to 45 mm. The value of mole fraction of solute will be। अब देखिए क्या है इसमें दिया गया। पी नॉट कितना दिया गया है? 50 mm। जब सल्यूट मिला रहे हैं तो सोल्यूशन का क्या हो जा रहा है? 45 mm। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है। दैट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P naught and that is equals to mole fraction of solute। X solute क्या है? That is mole fraction of solute। ठीक है, अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। क्या है? 50 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज X solute। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज इक्वल्स टू X solute। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ solute की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.1। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन ये भी था, बिल्कुल ये भी आ सकता है, क्योंकि क्या है? कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ये आता है। अब क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग और आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन का मतलब होता है ऐसे सोल्यूशन जिनके बीच में क्या हो कि नेचर सेम हो। नेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है? बेंजीन प्लस टॉलुइन, दोनों का नेचर क्या है? सेम है, क्योंकि टॉलुइन में क्या है? एक CH3 ऐड कर दे रहे हैं बेंजीन के साथ। NHN प्लस NH10 दोनों क्या है? हेलो एल्केन है। इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br प्लस C2H5 आयोडाइड, एल्काइल सेम है और ब्रोमीन आयोडीन है। दैट मीन्स दोनों क्या है? हेलोजन है, तो इनका भी नेचर क्या है? सेम है। तो तीनों क्या है? आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। चौथा क्या है? CCl4 क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और क्या है ये? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो दिस इज नॉट द आइडियल सोल्यूशन। दोनों में क्या है? बॉन्डिंग डिफरेंट है। दैट मीन्स क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी क्या होना चाहिए? आइडियल सोल्यूशन नहीं है। बाकी तीनों क्या है? आइडियल सोल्यूशन है। तो 1 2 3 क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देना चाहिए? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइडियल सोल्यूशन, क्योंकि नीट में क्या होता है?
एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है ना, मल्टीपल तो पूछा नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आइडियल सोल्यूशन, या नॉन आइडियल कौन सा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया उस पे आप लोग जाके अपने मॉड्यूल्स या नोटबुक में, या तो आपके पास प्रीवियस ईयर होगा, उसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हैं, हमारे डिस्कशन ग्रुप में जो भी है। और आप लोग को अगर इसका नोट्स चाहिए या कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा लगा, और भी किस चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए। और आप लोग प्रैक्टिस अपनी बनाए रखिए, क्योंकि अब एग्जाम के पास आने वाला है आपके। जिन बच्चों के बोर्ड चल रहे हो, बोर्ड के साथ साथ इसको देखें, अभी बोर्ड्स के लिए ज़्यादा फोकस करें, और नीट को भी ध्यान में रख के पढ़ें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।